सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले दिन आप सभी को पाठ 1 रिवीजन करने के लिए दिया गया था, तो आप सभी ने भली भांति उस पाठ का रिवीजन किया होगा। तो आज जो है अगला पाठ है पाठ 2 आलसी तिम्मा नामक पाठ का पुनः दोहराएंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ को M.R. शिवशंकर जी ने लिखा है। किसने लिखा है? M.R. शिवशंकर जी ने लिखा है। आइए देखते हैं पाठ का सारांश। विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले कहानी के सारांश को समझना जरूरी है। बिना तो इस वजह से आप सभी ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के आधार पर पूरी कहानी को ध्यान करेंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ में बताया गया है कि तिम्मा नाम का एक आलसी लड़का था और वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक गांव में रहता था। तिम्मा इतना आलसी था कि वह ना तो समय पर खाता था, ना सोता था और ना ही कोई काम करता था। एक दिन हुआ क्या कि एक गौरैया ने तिम्मा से कहा कि क्यों बे तिम्मा, इतना तगड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता। विद्यार्थियों, वह गौरैया जो थी वह भी वही बूढ़ी दादी के घर में एक घोंसला बनाकर रहती थी। तो गौरैया ने तिम्मा से कहा, क्यों बे तिम्मा, तू इतना तगड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता। इतने में तिम्मा को गुस्सा आया और वह उससे कहा, तू कौन बहुत काम करने वाली है, बस उड़कर आती है और चली जाती है। चली है मुझे नसीहत देने के लिए। नसीहत का अर्थ है विद्यार्थियों उपदेश देना। इसके जवाब में गौरैया ने कहा कि मैं सिर्फ उड़ती नहीं हूँ, अनाज कीड़े आज ढूंढ कर लाती हूँ और अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। तिम्मा ने कहा, 1000 बार उड़कर आओ जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने मेरे काम में दखल दिया तो मैं तेरा घोंसला तोड़कर फेंक दूंगा। तिम्मा ने ऐसा कहा कि अगर तुमने मेरे मामले में दखल दिया तो मैं तुम्हारा घोंसला तोड़कर फेंक दूंगा। जब तिम्मा ने ऐसा कहा तो गौरैया डर गई और वह बूढ़ी दादी के पास गई और उसने कहा कि तिम्मा के आलसी होने का कारण तुम ही हो। अगर तुम चाहो तो मैं उसे सही राह पर ला सकती हूँ और वो तिम्मा भी समझदार बन जाएगा। ऐसा दादी माँ से कहा। विद्यार्थियों, कौन नहीं चाहेगा कि उनका बेटा, उनका पोता एक सही रास्ते पर चले। तो जब ऐसा कहा तो दादी माँ तुरंत तैयार हो गई और बोली कि हमें करना क्या होगा। उसने सारी बात दादी माँ को बताई। फिर क्या हुआ विद्यार्थियों कि दादी माँ गौरैया के बताए अनुसार शीत ज्वर का नाटक करके लेट गई और तिम्मा को भूख लगी थी। वह रसोई घर में आया और कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, दादी माँ खाना परोसो। दादी माँ ने कहा कि मुझे शीत ज्वर है, मैं खाना नहीं पका सकी और घर में लकड़ियाँ भी नहीं हैं, तुम जंगल जाओ और लकड़ियाँ लेकर के आओ। इतने में तिम्मा कुछ देर सोचने लगा और उसने कहा, जंगल कौन जाएगा लकड़ियाँ लेने। अंत में उसने सोचा कि दादी माँ तो जा नहीं सकती क्योंकि उन्हें बुखार है, और ऐसी स्थिति में उसने सोचा कि मुझे ही लकड़ियाँ लेने जाना पड़ेगा। अंत में कुल्हाड़ी उठाता है विद्यार्थियों और लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। वह बहुत थक जाता है और उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी। इतने में वह पेड़ के नीचे सो जाता है। जब वह गहरी नींद में होता है तभी
उसे कई पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है और उसी बीच विद्यार्थियों कठफोड़वा नामक पक्षी पेड़ पर जो है चोंच मार विद्यार्थियों कठफोड़वा नामक पक्षी पेड़ पर चोंच मारकर टक टक की आवाज़ कर रहा था। तिम्मा की नींद टूट जाती है और वह पूछता है, कौन है जो शोर मचा रहा है? इतने में कठफोड़वा कहता है कि मैं ही हूँ, आवाज़ कर रहा हूँ। और इस जवाब में वह कहता है कि इस समय कौन सोता है? तिम्मा को सलाह देता कि इस समय कौन सोता है, तुम भी खूब मेहनत कर कमाओ खाओ और रात को ही सोया जाता है। आगे बताता है कि आवाज़ क्यों होती है, तो वह कहता है कि देखो पेड़ में छेद बनाकर घर बनाने वाले कीड़े मकोड़े मेरा आहार हैं और चोंच मारकर कीड़े पकड़कर खाता हूँ, तो इसमें तो आवाज़ होगी ही। तिम्मा ने सोचा ये छोटा सा पक्षी है और कितना कष्ट उठाता है, यह कहते हुए वह आगे बढ़ जाता है। विद्यार्थियों आगे कुछ दूर जाता है तो फिर देखता है कि कुछ पक्षियों की आवाज़ चीप चीप चीवित चीवित जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह देखता है कि फूल पौधों की झाड़ी में छोटे छोटे पक्षी फूलों पर झुककर जो है पराग पी रहे थे। उसने उन पक्षियों से पूछा कि तुम कौन हो? तो पराग पीने वाले पक्षियों ने, अच्छा पराग शब्द का क्या अर्थ है विद्यार्थियों? पराग का अर्थ है पुष्परज या फूल के जीरे जैसे कण। विद्यार्थियों फिर क्या होता है कि वो गाने वाले पक्षी जवाब देते हैं, जो पराग पी रहे थे वो कहते हैं कि हम गाने वाले पक्षी हैं। और उसने ये बताया तिम्मा को कि चुप बैठने से पेट नहीं भरता, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हम पराग नहीं पिएंगे तो फूलों का पराग स्वयं से हमारे मुंह में नहीं आ जाएगा। तिम्मा सोचने लगता है, अरे इतने छोटे छोटे पक्षी इतना परिश्रम करते हैं पेट भरने के लिए। अंत में वह कुछ दूर और आगे जाता है और देखता है कि दर्जी नामक पक्षी पौधे के पत्तों के बीच रेशों से सिलाई करके घोंसला बना रहा है। उसने उस पक्षी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? इन पत्तों को क्यों सिल रहे हो? तुम कौन हो? तो दर्जी पक्षी बोलता है कि मैं दर्जी पक्षी हूँ और अंडा देने के लिए इसे सिल रहा हूँ। इन सारी बातों को जब वह सुनता है तो उसे अचंभा होता है कि इतने छोटे छोटे आकार के पक्षी हैं, सभी श्रम में काम करने में लगे हुए हैं, कोई भी समय को बर्बाद नहीं कर रहा है। और आगे बढ़ता है, देखता है कि तालाब के पास बगुला नामक पक्षी एक मछली को तालाब के अंदर जा कर के मछली को पकड़ कर के बाहर लाता है और उसे खाने लगता है। और आगे बढ़ता है तो विद्यार्थियों जब वह देखता है वकराजा नामक पक्षी उस मछली को खा रहा है तो वह सोचने लगता है पल भर के लिए कि इस संसार में, इस दुनिया में हर जीव अपना पेट भरने के लिए श्रम करता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उसने सोचा कि मुझे भी स्वयं से मेहनत करनी चाहिए, स्वयं से अपना पेट भरने के लिए परिश्रम करना चाहिए। विद्यार्थियों जब उसने जंगल में बहुत से पक्षियों को देखा कि सभी पक्षी किसी न किसी तरह से अपना पेट भरने के लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अंत में उसने कहानी के अंत में निश्चय किया कि आज से मैं भी मेहनत करके अपना पेट भरूंगा और दादी माँ की भी उनके कामों में मदद करूंगा। अंत में वह विद्यार्थियों लकड़ी काटता है और प्यास लगने के कारण तालाब में पानी पीता है। पानी पीने के पश्चात लकड़ियां सिर पर रखता है और वह
घर पहुंच जाता है। इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है और तिम्मा जो आलसी था वह मेहनती बन जाता है। तो यह कहानी थी विद्यार्थियों। आप देख रहे हैं यहाँ पर तिम्मा है किस तरह से बैठा हुआ है और उसकी ये दादी माँ है। ये यहाँ पर तिम्मा है कठफोड़वा को देख रहा है। कठफोड़वा नामक पक्षी को जब सो रहा था तो ये आवाज़ करने लगा था। यह यहाँ पर लकड़ी काट करके घर की ओर लौट रहा है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर प्रश्न है हमारा आपसे कि निम्न वाक्यों में सही के सामने सत्य व गलत के सामने असत्य लिखिए। यानी बताना है विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक देना है। तो जो वाक्य सही है उनके सामने सत्य और जो गलत है उनके सामने असत्य। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, तिम्मा आलसी नहीं था, क्या यह कथन सत्य है? क्या यह कथन सही है? तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि यह कथन सही नहीं है। तो फिर क्या है? असत्य है। तो अगला है विद्यार्थियों, दादी माँ ने शीत ज्वर का नाटक किया। नाटक का तात्पर्य बहाने से है। तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि यह सच है। तो दूसरा कथन जो है सत्य है यानी सही है। तीसरा है कठफोड़वा शोर मचा रहा था। यह भी कथन सत्य है क्योंकि उसी के शोर मचाने की वजह से तिम्मा की नींद उचट गई थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दर्जी पक्षी घोंसला बना रहा था। विद्यार्थियों यह भी सच है कि दर्जी पक्षी रेशों से पत्तों की सिलाई करके घोंसला बना रहा था। यह भी कथन सत्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों शब्दार्थ हैं। अब शब्दों के अर्थों को आप सभी ध्यान करेंगे। मूठ, मूठ शब्द का क्या अर्थ है? तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा मूठ का अर्थ है मुट्ठी भर के आकार का। मुट्ठी भर या मुट्ठी, मुट्ठी कैसे लिखते हैं? तो आइए देखते हैं। विद्यार्थियों मुट्ठी इस तरह से लिखते हैं, मुट्ठी। आप सभी समझ गए होंगे कि इस तरह से मुट्ठी लिखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थी, अगला शब्द है वक राजा। वक राजा का अर्थ है बगुला। क्या है? बगुला। आकार का अर्थ है विद्यार्थियों रूप या शक्ल, रूप या शक्ल। अन्न का अर्थ है विद्यार्थियों आहार और सिलाई करने वाला को दर्जी कहते हैं या सूचिक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्जी या सूचिक। आइए आगे देखते हैं। पोता का अर्थ है विद्यार्थियों बेटे का बेटा या बेटे का बेटा पोता कहलाता है या पौत्र। पोता को पौत्र भी कहते हैं, जो कौन होता है? बेटे का बेटा। नसीहत का अर्थ है विद्यार्थियों उपदेश देना या सलाह देना। तगड़ा का अर्थ है विद्यार्थियों मजबूत एवं हट्टा कट्टा यानी तंदुरुस्त। शीत ज्वर का अर्थ है विद्यार्थियों ठंड देकर आने वाला बुखार। यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना है शीत और ज्वर, जिसमें से शीत का अर्थ है ठंड और ज्वर का अर्थ है बुखार। तो ठंड देकर आने वाले बुखार को शीत ज्वर कहते हैं। पराग, तो विद्यार्थियों पराग का अर्थ है पुष्परज या फूल के जीरे जैसे कण। तो पराग का अर्थ है पुष्परज या फूल के जीरे जैसे कण। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों उत्तर एक या दो शब्द में बताइए। अब जो प्रश्न है इन शब्दों के उत्तर एक या दो शब्द में बताने हैं। बूढ़ी दादी कहाँ रहती थी? बूढ़ी दादी कहाँ रहती थी? तो विद्यार्थियों बूढ़ी दादी एक गांव में रहती थी। अगला प्रश्न है बूढ़ी दादी का पोता कौन था? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा बूढ़ी दादी का पोता
तिम्मा था। कौन था? तिम्मा था। गौरैया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि गौरैया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया था? बूढ़ी दादी के घर में। कहाँ? बूढ़ी दादी के घर में। आइए आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर चोंच मारने वाली चिड़िया का क्या नाम था? विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, पेड़ पर चोंच मारने वाली चिड़िया का क्या नाम था? तो आपको मालूम होगा कि पेड़ पर चोंच मारने वाली चिड़िया का नाम कठफोड़वा था। क्या था? कठफोड़वा था। कौन सा पक्षी रेशों से पत्तों की सिलाई कर रहा था? कौन सा पक्षी रेशों से पत्तों की, यहाँ पर की होना चाहिए, पत्तों की सिलाई कर रहा था? तो विद्यार्थियों दर्जी पक्षी। कौन सा? दर्जी पक्षी, यानी कि दर्जी पक्षी। अगला प्रश्न है, दादी ने तिम्मा को जंगल क्यों भेजा? दादी ने तिम्मा को जंगल क्यों भेजा? तो आपको मालूम होगा कि लकड़ी लाने के लिए भेजा था। लकड़ी लाने के लिए भेजा था। या आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि गौरैया के कहने पर उन्होंने तिम्मा को जंगल लकड़ी लाने के लिए भेजा था। तो इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लिंग परिवर्तन करके बताइए। विद्यार्थियों इन शब्दों के लिंग बदलना है। शेर, तो शेर का अच्छा लिंग किसे कहते हैं? तो आपको मालूम होगा कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। तो विद्यार्थियों शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होगा, अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री होगा, और धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन होगा, मालकिन का पुल्लिंग मालिक होगा, बैल का स्त्रीलिंग विद्यार्थियों गाय होगा, और नायिका का स्त्रीलिंग, नायिका स्त्रीलिंग शब्द है, और नायिका का पुल्लिंग शब्द विद्यार्थियों नायक होगा। क्या होगा? नायक होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कार्य के आधार पर पक्षी का नाम बताइए। कार्य के आधार पर पक्षियों के नाम बताना है। का नंबर प्रश्न है, दूसरे पक्षियों के घोंसले में जाकर अंडे देने वाला पक्षी। फिर से समझेंगे, दूसरे पक्षियों के घोंसले में जाकर अंडे देने वाला पक्षी कौन है? तो आपको मालूम होगा कि कोयल है। कौन सा पक्षी है? कोयल है। ऐसा पक्षी जिसे रात में दिखाई देता है तो विद्यार्थियों उसे उल्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्लू। उल्लू को रात में ही दिखाई देता है। चमगादड़ को भी विद्यार्थियों रात में ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पेड़ के मजबूत तने में छेद करने वाला पक्षी, तो उसे आपको मालूम है कि कठफोड़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? कठफोड़वा। घ नंबर प्रश्न है, कोयल के बच्चों की देखरेख करने वाला पक्षी। तो विद्यार्थियों कोयल के बच्चों की देखरेख करने वाला पक्षी जो है वह कौवा है। क्या है? कौवा है। कौवा है। अगला नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों, इंसानों की आवाज़ की नकल करने वाला पक्षी। इंसानों की आवाज़ की नकल करने वाला पक्षी विद्यार्थियों तोता है। कौन सा है? तोता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक दिन गौरैया ने तिम्मा से क्या कहा और क्यों? विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, एक दिन गौरैया ने तिम्मा से यह कहा, क्यों बे तिम्मा तू इतना तगड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता? फिर से समझेंगे, एक दिन गौरैया ने तिम्मा से यह कहा कि क्यों बे तिम्मा इतना तगड़ा है, तू इतना तगड़ा है, कुछ काम क्यों नहीं करता? ऐसा
क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह ना तो समय से खाता था, न सोता था और न उठता था, यानी कोई भी काम समय से नहीं करता था या वह आलसी था, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कठफोड़वा ने तिम्मा को क्या समझाया? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, कठफोड़वा ने तिम्मा को यह समझाया कि दिन में कौन सोता है, दिन में खूब मेहनत कर कमाओ खाओ, रात को ही सोया जाता है। कठफोड़वा ने तिम्मा को यह समझाया कि दिन में कौन सोता है, दिन में खूब मेहनत कर कमाओ खाओ, रात में ही सोया जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, गाने वाले पक्षी अपना पेट कैसे भरते हैं? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, गाने वाले पक्षी अपना पेट फूलों का पराग पीकर भरते हैं। घ नंबर प्रश्न है, दर्जी चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, दर्जी चिड़िया अपना घोंसला रेशों से पत्तों के बीच सिलाई करके बनाती है, रेशों से पत्तों के बीच सिलाई करके बनाती है। अगला प्रश्न है, वक राजा किसका कैसे शिकार करता है? तो विद्यार्थियों वक राजा मछली का शिकार करता है। कैसे करता है? तो मछली का शिकार करने के लिए अपने दोनों पंखों को बंद करके पानी के अंदर जाता है और अपनी चोंच से मछली को पकड़ करके बाहर आ जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा कि वक राजा मछली का शिकार करने के लिए अपनी चोंच को बंद करके, अपने पंखों को बंद करके पानी के अंदर जाता है और अपनी चोंच में मछली को पकड़ करके बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का नंबर प्रश्न है, तिम्मा ने क्या निश्चय किया और क्यों? तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा, तिम्मा ने यह निश्चय किया कि आज से वह आलस नहीं करेगा। तिम्मा ने जंगल के विभिन्न पक्षियों को, छोटे छोटे पक्षियों को श्रम करते हुए देखकर यह निश्चय किया कि वह आज से आलस नहीं करेगा, वह अपना काम स्वयं से करेगा और दादी माँ की भी उनके कार्यों में मदद करेगा। क्यों? तो आप समझ गए। तो तिम्मा ने यह निश्चय किया कि वह आज से अपना काम स्वयं करेगा, दादी माँ के कार्यों में भी मदद करेगा, आलस नहीं करेगा। ऐसा इसलिए निश्चय किया क्योंकि उसने जंगल में बहुत से छोटे छोटे पक्षियों को अपना पेट भरने के लिए श्रम करते हुए देखा था। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके विचार में गौरैया ने दादी को क्या उपाय बताया होगा? तो आप सभी का अपना अपना विचार होगा और जो भी हो आप लिख सकते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला है विद्यार्थियों 1 नंबर, फिर से प्रश्न है, विलोम शब्द के उचित जोड़े मिलाओ। तो आलसी का मिलान किससे करेंगे विद्यार्थियों? आप सभी को मालूम होगा कि आलसी का मिलान मेहनती से करेंगे। अच्छा, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो आलसी का विलोम क्या होगा? मेहनती। आकार का विलोम विद्यार्थियों निराकार होगा और समय का विलोम असमय, असमय और निश्चय का विलोम अनिश्चय होगा। तो आलसी का विलोम मेहनती, आकार का निराकार, समय का असमय, निश्चय का अनिश्चय होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, मेहनती है, महेनती नहीं। आप में से काफ़ी बच्चे महेनती लिखते हैं, इसलिए इस शब्द को ध्यान से देखें। अगला शब्द है विद्यार्थियों हमेशा। हमेशा का मिलान विद्यार्थियों कभी कभी से करेंगे और प्रशंसा यानी बड़ाई, निंदा यानी बुराई। तो प्रशंसा का विलोम निंदा होगा और हमेशा का विलोम कभी कभी होगा। दखल का विलोम बेदखल होगा और समझदार का विलोम नासमझ होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमेशा का विलोम कभी कभी, प्रशंसा का विलोम निंदा, दखल का विलोम बेदखल और समझदार का विलोम नासमझ होगा। तो
विद्यार्थियों, आज का कार्य केवल इतना ही है। पाठ 2 को आप सभी अच्छे से दोहराएंगे, क्योंकि पाठ 1 से लेकर के पाठ 4 तक आप सभी का इन सभी पाठों का टेस्ट जो है शुक्रवार को होगा। तो आप सभी इन सभी पाठों को अच्छे से दोहराएं, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।